सीरीज की शुरुआत में जब काले बादल शहर की ओर बढ़ते हैं तो फ्रेडरिक अपनी पूरी फैमिली को कार में बिठाता है और एक सीक्रेट बंकर की ओर निकल पड़ता है। तब वह परेशान नजर आता है और तेजी से गाड़ी चलाता है। सिमोन का भाई रास्मस सीट बेल्ट पहनने से मना करता है, जिससे फ्रेडरिक का ध्यान भटक जाता है और वह एक गाड़ी से टकरा जाता है। अब जल्द ट्रैफिक जाम होता है और रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ फ्रेडरिक जानता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह बहस करने के बजाय अपनी फैमिली को बाहर निकालता है और जंगल में भागता है। तब एक आदमी उन्हें देखता है और उनका पीछा करता है। कुछ समय बाद परिवार एक बंकर में पहुंचता है जो अपोलो कंपनी ने इस तरह की इमरजेंसी के लिए बनाया है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, बारिश की पहली बूंद एक पत्ते पर गिरती है और फिर भारी बारिश शुरू हो जाती है। पता चलता है कि एक वायरस फैल गया है जिससे बादल जहरीला पानी बरसाते हैं, जिस वजह से लोगों की तुरंत मौत होती है। अगर कोई आदमी इस पानी को हल्का सा छूता है तो वह इन्फेक्टेड हो जाता है और यह सब अपोलो नामक कंपनी से जुड़ा हुआ है जहाँ फ्रेडरिक काम करता है। थोड़ी देर बाद फ्रेडरिक को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि वह वायरस के फैलने को रोकने का कोई तरीका जानता है, पर जाने से पहले वह सिमोन को बताता है कि उसे अपने भाई का ध्यान रखना है क्योंकि वह इस सब को रोकने का आखिरी रास्ता है। तब सिमोन को समझ नहीं आता, लेकिन फ्रेडरिक के पास समझाने का समय नहीं है। तब फ्रेडरिक के जाने के बाद सिमोन अपने फोन पर अपने दोस्तों की लाइव स्ट्रीम देखती है जहां वे मर रहे हैं। अब सभी लोग बाहर तेजी से फैल रहे वायरस से डरने लगे हैं। तभी अचानक उन्हें बंकर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। उनकी मां जानती है कि फ्रेडरिक नहीं आ सकता है, इसलिए वह बच्चों से कहती है कि इसे नजरअंदाज करें, लेकिन बच्चे बेचैन होते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। अब बाहर वही आदमी खड़ा है जो पहले ट्रैफिक में उन्हें देख चुका था। तब वह रास्मस को खींचता है क्योंकि वह वायरस के कारण तड़प रहा है। तब उनकी माँ उस पर कूद पड़ती है और बच्चों से दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। अब बच्चे उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मजबूरी में दरवाजा बंद कर देते हैं। तब उनकी माँ भी इन्फेक्टेड हो जाती है और तड़प कर मर जाती है, जबकि रास्मस और सिमोन उसकी मौत को देखकर सदमे में चले जाते हैं। अपने पिता की बात को याद करते हुए सिमोन अपने भाई का ध्यान रखती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद वे कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि इस तरह शहर में और भी बंकर हैं। तब सिमोन संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जल्द वे एक रेडियो भी पाते हैं और किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिमोन अपने भाई से वादा करती है कि उनके पिता उन्हें जरूर बचाने आएंगे, पर जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन अब तक भी उनके पिता उन्हें बचाने नहीं आए हैं। जिसके बाद कहानी 6 साल बाद पहुंचती है और अब भी वे उसी बंकर में हैं और बड़े हो गए हैं, पर अब वह दिन ब दिन पागल होते जा रहे हैं। पर सिमोन अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह हार नहीं मान सकते हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद उसे नहीं पता कि क्या वे अब अपने पिता से कभी मिलेंगे भी या नहीं, जिससे रास्मस अक्सर उसे झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराता है, जबकि वह जानती थी कि उनके पिता कभी वापस नहीं आने वाले हैं। एक रात सिमोन तय करती है कि उसने काफी इंतजार कर लिया है और जब रास्मस सो रहा होता है, वह एक सूट पहनती है और 6 साल में पहली बार दरवाजा खोलती है। तभी अचानक उसकी माँ की मौत की यादें उसके मन में ताज़ा हो जाती हैं। तब वह अपनी माँ के बॉडी पार्ट्स को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तब उसे लगता है कि शायद जानवरों ने सब कुछ खा लिया है, जिसके बाद वह शहर की ओर दौड़ पड़ती है। वहाँ वह कई निशान देखती है जो उसे क्वारंटाइन जोन की ओर ले जाते हैं। तब सिमोन उन निशानों को फॉलो करती है, लेकिन उसे केवल सड़ती हुई डेड बॉडी मिलती है। तब उसे यह एहसास होता है कि बाहर की दुनिया में कोई जीवित नहीं है और वायरस से पहले की जिंदगी अब इतिहास बन चुकी है। तभी अचानक एक जंगली कुत्ता उसका पीछा करता है, जिस कारण वह एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन रास्मस जागता है और उसे किचन में देखता है। वह उसे बताती है कि उसने बाहर जाकर किसी को नहीं देखा है, ऐसा मानो पूरी दुनिया से इंसानों को मिटा दिया हो। तब कुछ सोचते हुए वे बंकर छोड़ने का फैसला करते हैं। रात को वे एक दूसरे के करीब सोते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बंकर के एयर डक्ट बंद हो गए हैं और अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है। तब सिमोन बेहोश हो जाती है, लेकिन रास्मस सही समय पर जागता है और उसे बाहर खींचता है। ये पता चलता है कि एयर डक्ट का बंद होना एक कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि कुछ बचे हुए लोगों ने सिमोन को कल देखा था और बंकर के बाहरी पैनल के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी। तब वे भाई बहन को बंदूक की नोक पर लेते हैं। उनका नेता मार्टिन बताता है कि वे खाने के लिए यहाँ हैं, लेकिन रास्मस और सिमोन ने लगभग सभी स्टॉक खा लिए हैं। जब उन्हें पता चलता है कि बंकर में उनके लिए कुछ नहीं बचा है, तो वे जाने लगते हैं। पर अगर वे चले जाते हैं तो सिमोन और रास्मस उस कमरे में बंद रहेंगे जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। तब सिमोन डेस्परेट होकर मार्टिन से कहती है कि वह और बंकरों के बारे में जानती है जहां खाना हो सकता है। ये सुनते ही अब मार्टिन को भाई बहन को अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। अब आगे बढ़ने के साथ वे टीम से पता लगाते हैं कि दुनिया में 90% लोग मर चुके हैं और बचे हुए लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। अब लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, जो आज की इस दुनिया में कोई कानून नहीं है।
अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन पहले बारिश के दौरान कैसे बच गया है। पता चलता है वह आर्मी में था। तो एक महिला अपने बच्चे के साथ पुल पार करने की कोशिश कर रही थी, तब उसे उस महिला को मारने का आदेश था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, जिसके बाद उसका सारा यूनिट इन्फेक्टेड हो गया और केवल वही बचा था। फिर वह एक लड़के पैट्रिक के साथ मिलकर खाना और ठिकाना खोजने लगा और एक दिन उन्होंने 3 लोगों को पाया, जिसमें उनकी नेता बीट्राइस और उसके 2 दोस्त थे। अब प्रेजेंट टाइम में सारे लोग बंकर की ओर बढ़ रहे हैं और सिमोन रास्ता दिखा रही है, लेकिन बाकी लोग अभी भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं। बाद में रास्मस और बीट्राइस थोड़ी देर तक बात करते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। तब अचानक वे सड़क पर एक वाहन देखते हैं और छिप जाते हैं। यहाँ 2 लोग हथियार के साथ बाहर आते हैं। यहाँ पता चलता है कि वे लोग बचे हुए लोगों का शिकार करते हैं। तब जल्द उनका ध्यान एक लड़की ओर जाता है जो जंगल की ओर दौड़ रही है। तब पूरी टीम वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिमोन सभी को रोक देती है क्योंकि वह उस गरीब लड़की को बचाना चाहती है। तब बीट्राइस भी उसकी बात से सहमत होती है, जिस वजह से मार्टिन को मजबूरन सहमत होना पड़ता है, जबकि यह एक बेवकूफ़ी भरा और बकवास प्लान है। कुछ समय बाद वे लड़की को एक गंदे पानी में पाते हैं। हालांकि वह उन लोगों से बचने में सफल रही थी, लेकिन गंदे पानी में गिरने के कारण वह वायरस से संक्रमित हो चुकी है। बाद में वे एक इमारत में रात बिताते हैं जहां टीम के एक मेंबर लिया को आराम करने दिया जाता है क्योंकि वह बीमार है। रात में सिमोन सो जाती है, लेकिन रास्मस को नींद नहीं आ रही है। तब वह इमारत के चारों ओर घूमता है और बीट्राइस को मार्टिन के साथ एक जबरदस्त मैच खेलते हुए देखता है। तब उसे थोड़ी जलन महसूस होती है क्योंकि वह बीट्राइस को पसंद करने लगा है। अगले दिन वे दूसरे बंकर की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में रास्मस गलती से पानी में कदम रख देता है, जिससे मार्टिन उसे मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन सिमोन उसे रोक देती है। पर यहाँ उसकी अच्छी किस्मत से उसके जूतों ने उसे बचा लिया है। बाद में वे बंकर तक पहुँचते हैं, जिसे सिमोन की फिंगरप्रिंट से खोला जाता है। अब अंदर उन्हें खाने का एक पूरा भंडार मिलता है, जिसे उन्होंने वर्षों में नहीं देखा था। तभी सिमोन को एक कमरे में एक फोन दिखाई देता है जो उसके पिता का था, जिसका मतलब है कि वह कुछ सालों पहले इस बंकर में था। तब वह फोन पर एक वीडियो पाती है जिसमें फ्रेडरिक का बॉस उसे स्वीडन में अपोलो हेडक्वार्टर्स आने के लिए कह रहा है। वह ये भी कहता है कि केवल फ्रेडरिक ही वायरस का इलाज खोज सकता है। तब सिमोन उस वीडियो को मार्टिन को दिखाती है और उससे कहती है कि वह भाई बहन को स्वीडन ले जाने में मदद करे। हालांकि अब उनके पास बंकर में सुरक्षा और खाना है, जिस कारण मार्टिन मना कर देता है। अब कोई चारा न होने के कारण न चाहते हुए भी रास्मस और सिमोन ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद बीट्राइस अपनी नींद से जागती है और जानती है कि वे दोनों चले गए हैं। तब वह भी मार्टिन को अलविदा कहती है, जिसके बाद लिया और बाकी मेंबर जीन के साथ उन्हें खोजने निकल पड़ती है। अब केवल मार्टिन और उसका दोस्त पैट्रिक बंकर में पीछे रह जाते हैं और मार्टिन इससे खुश नहीं है। बाद में बाकी लोग उन्हें शहर की सीमा पर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक साथ होने पर खुश होते हैं। 1 घंटे चलने के बाद वे आराम करने और खाने के लिए बैठते हैं। तब जीन और लिया एक नजदीकी चश्मे की दुकान में जाते हैं ताकि जीन के लिए नए चश्मे ले सकें। पर अब दूसरी तरफ खाने के लिए तरसने वाले चोरों का इन पर हमला होता है, जिस कारण वे भाग जाते हैं। लेकिन सिमोन उस वक्त बीट्राइस और रास्मस से अलग हो जाती है। तब वह दूसरी ओर पहुंच जाती है जहां वह एक छोटे लड़के से मिलती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वे एक इमारत में भागने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ लड़का जब पेट दर्द के लिए कुछ गोलियां लेता है तो सिमोन उसे कुछ खाना देती है। तभी अचानक उसके पिता उनके पास आते हैं और सिमोन को खतरे के रूप में देखते हैं, पर वह उसे बताई है कि वह बुरी इंसान नहीं है। तब वह उन्हें और खाना देने की पेशकश करती है। जब बारिश रुकती है तो पिता और बेटा बाहर निकलते हैं, लेकिन उन पर वे भूखे लोग टूट पड़ते हैं। तब सिमोन उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि यह एक बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर रास्मस और बीट्राइस एक घर में पहुंचते हैं जहां बीट्राइस का जन्म हुआ था, लेकिन जब वह अपने माता पिता के शवों को बिस्तर पर देखती है तो उसे बहुत डर लगता है। तब रास्मस उसे सहारा देता है और बातचीत करता है। जब बारिश रुकती है वे उस जगह लौटते हैं जहां वे पहले अलग हुए थे। तब सिमोन भी वहां होती है और ग्रुप फिर से मिल जाता है, लेकिन फिर से परेशानी आती है जब एक चोर जो सिमोन का पीछा कर रहा था रास्मस को चाकू की नोक पर लेता है और उनसे खाना मांगता है। पर मार्टिन और पैट्रिक सही समय पर आते हैं और मामले को निपटने की कोशिश करने लगे हैं। वे भी ग्रुप के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इस वक्त चोर रास्मस को चाकू मारकर भाग जाता है। तब सिमोन को याद आता है कि पास में एक और बंकर है, जिससे वह मार्टिन से कहती है कि रास्मस को वहां ले जाएं ताकि वे बंकर में दवाइयां पा सकते हैं। तब सभी लोग रास्मस को बंकर की ओर ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वह बंकर बर्बाद हो चुका है। पर अब वे ही उसकी चोट को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाद में मार्टिन सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जिसे उन्होंने पिछले बंकर में पाया था। ये डिवाइस शहर का एक नक्शा दिखाता है जिसमें एक दीवार है जो इस एपोकलिप्स से पहले मौजूद नहीं थी।
यहाँ मार्टिन का मानना है कि ये दीवार इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ वायरस नहीं है। इसका मतलब है कि उनके पास जीवित रहने का एक और मौका है। दूसरी तरफ जीन और लिया जो बंकर के बाहर बात कर रहे हैं और अनजान लोगों पर नजर रख रहे हैं, जबकि बंकर के अंदर सिमोन अपने भाई रासमस की चाकू से लगी चोट की जांच करती है और समझती है कि उन्हें उसे ठीक करने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है। अब ये सुनकर मार्टिन तय करता है कि वे रात में बाहर जाएंगे, लेकिन रासमस की गंभीर चोट के कारण सिमोन बताती है कि उन्हें वहां से निकलने के लिए कोई और उपाय खोजना होगा। तब वे मिलकर एक प्लान बनाने लगे हैं। बाद में प्लान के अनुसार सिमोन उस इमारत की ओर बढ़ती है जहां लिया ने पहले कुछ लोगों को देखा था। जब वह एक उड़ते हुए ड्रोन को अपने पीछे आते हुए देखती है तो वह इमारत की ओर दौड़ती है और एक बड़े हॉल में खड़ी हो जाती है। जैसे ही ड्रोन उसका स्कैन करता है, एक गाड़ी में कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और सिमोन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिमोन का पूरा ग्रुप वहां पहले से ही मौजूद है और वे इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। तब पैट्रिक, जीन, बीट्राइस और लिया उन लोगों पर हमला करते हैं और उनके हथियार छीन लेते हैं। इस बीच मार्टिन आगे बढ़ता है और उनसे शहर में एक दीवार के बारे में पूछता है, लेकिन वे लोग जवाब देने से मना कर देते हैं। बाद में जीन एक आदमी के हाथ पर एक सांप का टैटू देखता है और अचानक घबरा जाता है, जैसे कि यह उसे किसी घटना की याद दिला रहा हो। तब वह मार्टिन को बुलाता है और बताता है कि उसे इन लोगों में से हर एक को मार देना चाहिए, पर सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन ने पहले ही अपना मन बना लिया है। तब मार्टिन ग्रुप से कहता है कि वे गाड़ी में उसका इंतजार करें जबकि वह अपना काम पूरा करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि मार्टिन ने उन लोगों को खत्म कर दिया है। अगले सीन में जब ग्रुप उत्तर की ओर बढ़ रहा है, हमें वायरस के शुरुआती दिनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब जीन एक परिवार के साथ रह रहा था। उस परिवार की छोटी बेटी जीन से बहुत प्यार करती है और उससे और समय तक उसके साथ रहने की गुजारिश करती है। एक दिन जब जीन, उनके पिता और बेटी अपने गोदाम में कुछ खोज रहे होते हैं, तो कुछ अजनबी लोग बाहर आते हैं और परिवार के पिता को उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। पर जब पिता मना करता है तो वे लोग उसे तुरंत गोली मार देते हैं। यहाँ पिता को जिसने गोली मारी उसके हाथ पर भी सांप का टैटू था। बाद में वे माँ को भी पकड़ लेते हैं और इस दौरान जीन छोटी लड़की का मुंह दबा देता है ताकि वह चिल्ला न सके। लेकिन जब बुरे लोग चले जाते हैं तो उसे यह जानकर दुख होता है कि छोटी लड़की दम तोड़ चुकी है। अब फ्लैशबैक से निकलकर ग्रुप एक डॉक्टर के जगह का पता लगाता है और उसके घर के बाहर पहुंचता है। तब डॉक्टर उनके पास एक बंदूक लेकर आती है, पर जब उसे रासमस की गंभीर चोट दिखाई देती है तो वह मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। जब वह उसकी चोट पर टांके लगाती है तो सिमोन बताती है कि उसके पिता अपोलो में काम करते हैं। यहाँ डॉक्टर उनके पिता का नाम सुनकर बताती है कि रासमस को टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा और वह उनसे अगली जगह चलने के लिए कहती है। तब सिमोन और रासमस को ग्रुप से दूर लुभाते हुए डॉक्टर उन्हें अपने बंकर में ले जाती है और अंदर आने के लिए कहती है। तब भाई बहन उसके पीछे चलते हैं, भले ही उन्हें अंदर क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं है। डॉक्टर रासमस को एक कुर्सी पर बांध देती है और जल्द उसे मारने के लिए एक जहरीला इंजेक्शन तैयार करती है। वह ये भी बताती है कि फ्रेडरिक ने ही इस वायरस को बनाया है। तब वह उसके बच्चों की मौत के लिए उसके पिता को दोषी ठहराती है। इस बीच पैट्रिक, मार्टिन और जीन डॉक्टर के घर में खाने की तलाश कर रहे होते हैं। तभी गश्त कर रहे लोग वहां पहुंच जाते हैं। तब जीन को एक आदमी के हाथ पर सांप का टैटू दिखाई देता है, जिससे उसे यह समझ में आता है कि मार्टिन ने उन्हें पहले नहीं मारा था, जिस कारण वह बाहर जाकर बंदूक लेकर उसको गोली मार देता है। लेकिन जल्द ही उसे उन लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। पर अब बाकी लोग उस रास्ते से बाहर निकलते हैं और बंकर के बाहर पहुंचते हैं। ठीक उसी समय जब डॉक्टर रासमस को जहरीला इंजेक्शन लगाने वाली होती है, पैट्रिक बंकर में आता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद जीन को अचानक गायब होते देख सभी लोग परेशान होने लगे हैं, पर ग्रुप जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि वह उन्हें आगे मिल सकता है। रात के समय जैसे ही बारिश शुरू होने वाली होती है और अंधेरा हो रहा होता है, वे घर में रुकने का निर्णय लेते हैं। थोड़ी देर बाद कोई आदमी घर के पास आता है और उनसे कहता है कि यदि वे वहां रात बिताना चाहते हैं तो उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे। अब कोई और रास्ता न होने पर मार्टिन और बाकी लोग अपने हथियार सौंप देते हैं और अंदर जाते हैं। जल्द ही अंदर उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें रात बिताने के लिए एक कमरा दिया जाता है। अगले दिन एक महिला कैरन दरवाजा खोलती है और उन्हें जगाती है। वह उन्हें बताती है कि नाश्ता तैयार है, लेकिन पहले उन्हें शावर लेने और साफ होने का सुझाव देती है। तब उसकी बात सुनकर वे उसे मना करते हैं, लेकिन जब कैरन उनके सामने नहाती है तो वे भी कितने दिनों के बाद बेसुरे आवाज में गाते हुए नहाने का मजा लेते हैं। बाद में लिया, बीट्राइस और पैट्रिक नाश्ता करते हैं। तब सिमोन रासमस को डॉक्टर के पास ले जाती है ताकि उसकी चोट की जांच की जा सके। जब डॉक्टर एक इंजेक्शन निकालता है जो पहले डॉक्टर के पास देखा गया था, तो सिमोन सुझाव देती है कि वह बिना किसी बेहोशी के चोट की जांच करे।
जब डॉक्टर अपनी तैयारी कर रहा होता है तो सिमोन चतुराई से टेबल पर रखा इंजेक्शन चुरा लेती है। तब वह इंजेक्शन की जांच करती है और पाती है कि यह अपोलो कंपनी का है। इस बीच लिया बालकनी में है और जब कैरन उसके पास आती है तो कैरन लिया से बात करती है और बताती है कि वह उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिया अपनी मां के खिलाफ जाकर दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाने के लिए निकलती है। पार्टी में उसकी दोस्त उसके ड्रिंक में कुछ बेहोशी की दवा मिलाते हैं जिससे वह अजीब तरीके से व्यवहार करने लगती है और थोड़ी देर बाद लड़के उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे एक बेडरूम में ले जाकर उसके हालात का फायदा उठाते हैं। बाद में जब लिया हैंगओवर से जागती है तो वह खुद को बिना कपड़ों के पाती है और अपने फोन पर अपना ही वीडियो देखती है। तब वह अपनी मां को कॉल करती है और उसे लेने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मां बताती है कि उसने और सभी ने उसका वीडियो देखा है। तब ये सुनकर लिया चौंक जाती है और घबरा जाती है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है जिससे उसके बाहर सभी दोस्त एक एक करके मरने लगते हैं। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और बताती है कि वह उसे लेने के लिए रास्ते में है, जिसे सुन लिया अपनी माँ को घर से बाहर जाने से रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती और बारिश में मारी जाती है। फ्लैशबैक से निकलकर घर के सभी लोग जब अपनी अपनी कहानियां बताते हुए सभी लजीज खाने का आनंद ले रहे होते हैं तो मार्टिन घर के हर कोने की जांच करता है और उसे फ्रिज के अंदर इंसान के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखने के बाद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यहाँ ये खुलासा होता है कि हर महीने यहाँ रहने वाला हर आदमी दूसरों को जिंदा रखने के लिए खुद को मारता है और बाकी लोग उसे खाते हैं। इस बार लिया को एक लिफाफे में एक फूल मिलता है जिसका मतलब है कि उसे चुना गया है। तब कैरन खुद को मारने के लिए तैयार होती है, ये कहते हुए कि उसकी जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। बाद में जल्द ही मार्टिन और उसके ग्रुप को घर छोड़ने की इजाजत है। इस बीच घर में रहने वाला अपोलो का वकर भी बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर जब मार्टिन और उसकी टीम रात में जंगल में जा रहे होते हैं तो अपोलो का वकर उनके पास आता है और बताता है कि अपोलो कंपनी ही दुनिया के विनाश के लिए जिम्मेदार है। फिर वह एक अजीब वायरस के साथ खुद को इंजेक्ट करता है और तड़पने लगता है। ये देखकर मार्टिन उसे दया से मार देता है, जबकि सिमोन सिरिंज को इकट्ठा करती है। बाद में वे एक कैबिन में रात बिताने के बाद पैट्रिक और मार्टिन जंगल में जाते हैं और अपने अच्छे पलों के बारे में बात करते हैं। लेकिन बातचीत के दौरान मार्टिन बताता है कि वे अब दोस्त नहीं हैं और वह दीवार के दूसरी तरफ जाना चाहता है, पर यह सुनकर पैट्रिक नाराज हो जाता है। बाद में दोनों कैबिन में लौटते हैं और अगले बंकर की ओर जाने के बारे में बात करते हैं। जब मार्टिन सभी को निकलने के लिए कहता है तो रासमस बताता है कि वह चल नहीं सकता है और खाने की खोज में शामिल नहीं हो सकता है। इसके बाद टीम रासमस की देखभाल करने के लिए किसी को उसके पास रुकने के बारे में बात करते हैं, लेकिन रासमस खुद बीट्राइस को चुनता है, जिस कारण टीम के सभी मेंबर बीट्राइस सहित इस पर सहमत होते हैं। जब वे वहां से निकलते हैं रासमस बीट्राइस को बताता है कि उसने अपनी चोट के बारे में झूठ बोला था। तब वह उसे अपनी चोट दिखाता है और पता चलता है कि वह ठीक हो चुकी है। वह फिर बताता है कि उसने झूठ बोला ताकि वह उसके साथ कुछ समय बिता सके। बीट्राइस ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन दोनों अच्छे समय का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर मार्टिन और बाकी लोग एक बंकर में पहुंचते हैं और जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है। जगह की जांच करने के बाद सिमोन टेबल पर कुछ चित्र देखती है और मानती है कि बंकर में एक परिवार है जिसमें बच्चे हैं। वह फिर पैट्रिक को सुझाव देती है कि वह खाना बर्बाद न करे और इसे परिवार के लिए छोड़ दे। कुछ समय बाद पैट्रिक एक आईपैड पाता है जिसमें एपोलो द्वारा वायरस पर किए गए एक्सपेरिमेंट के वीडियो हैं। तब सिमोन भी वीडियो देखती है और यह जानकर दुखी हो जाती है कि उसके पिता इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। पर जैसे ही वे वहां से जाने वाले होते हैं अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगले सीन में पैट्रिक शराब पीता है और मार्टिन पर गुस्सा निकालता है कि उसने उसे दोस्त नहीं माना। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जब पैट्रिक अपनी कार में होता है। पता चलता है उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है। तब वह तेज म्यूजिक सुनता है और बारिश को देखते हुए सो जाता है। जब बारिश रुकती है तो वह ताज़ी हवा के लिए बाहर निकलता है, लेकिन अब उसे बहुत से लोग मरे पड़े हुए मिलते हैं। फ्लैशबैक से निकलते हुए पैट्रिक सिमोन के पास जाता है और बताता है कि वह अकेला महसूस कर रहा है। तब सिमोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनकी टीम उसके साथ है, लेकिन नशे में धुत पैट्रिक नहीं सुनता और बारिश की ओर बढ़ जाता है। तब उसे देख सिमोन आगे बढ़ती है और किसी तरह उसे रोकती है, लेकिन तभी वह उसे छूने की कोशिश करता है। पर जब सिमोन उसकी हरकत से पीछे हटती है तो पैट्रिक गुस्से में आ जाता है और उसे बारिश में धकेल देता है। कुछ ही समय में लिया और मार्टिन वहां पहुंचते हैं और जैसे ही मार्टिन सिमोन को गोली मारने वाला होता है लिया बीच में आ जाती है और उसे रोकने के लिए कहती है। तब लिया बारिश में सिमोन की ओर बढ़ती है और मार्टिन से अपनी बंदूक नीचे रखने के लिए कहती है। जब मार्टिन देखता है कि उन पर बारिश का कोई असर नहीं हो रहा है तो वह अपनी बंदूक नीचे कर देता है और दोनों लड़कियां बंकर के अंदर चली जाती हैं। कैबिन में बीट्राइस और रासमस एक दूसरे के करीब आते हैं। इसी दौरान कैबिन की छत से पानी टपकता है और एक बूंद
बीट्राइस के चेहरे पर गिरती है। इसे देखकर बीट्राइस घबरा जाती है और रोने लगती है। तब वह रास्मस को उसे दूर धकेल देती है, पर रास्मस बीट्राइस के करीब आता है और उसे चूमता है, ये कहते हुए कि अगर वह इन्फेक्टेड हो गई तो वे एक साथ मरेंगे। इसके बाद दोनों अपने करियर का एक आखिरी मैच खेलने लगते हैं। इस बीच जब मार्टिन को पता चलता है कि पैट्रिक ने सिमोन को बारिश में धकेल दिया और उसे मारने की कोशिश की, तो वह उसे कैबिन से बाहर निकालता है और उसे अकेले जीने के लिए कहता है। दूसरी ओर रास्मस जब मैच के बाद नींद से अपनी आंखें खोलता है तो वह बीट्राइस की ओर मुड़ता है, पर अब उसे पता चलता है कि वह पीली पड़ गई है, जिसका मतलब है कि वह मर चुकी है। इस बीच पैट्रिक वहां पहुंचता है, लेकिन जब वह रास्मस को बीट्राइस की मरे हुए शरीर को उठाते हुए देखता है तो वह भाग जाता है, ये सोचते हुए कि रास्मस भी इन्फेक्टेड है। लेकिन भागते वक्त पैट्रिक गिर जाता है और जल्द ही वह अजनबी लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। बाद में पैट्रिक को एक कार के अंदर पूछताछ की जा रही है। एक आदमी उसे उसके बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है, लेकिन पैट्रिक कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब गुस्से में वह आदमी पैट्रिक को धमकी देता है कि अगर वह अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताएगा तो वह उसके दांत एक एक करके निकालने वाला है। लेकिन पैट्रिक झुकेगा नहीं कहता है, जिस कारण वह आदमी उसका एक दांत निकाल लेता है। जैसे ही वह आदमी उसका दूसरा दांत निकालने की तैयारी करता है, पैट्रिक उन्हें सब कुछ बताना शुरू करता है। इस बीच सिमोन, लिया और मार्टिन बनकर से कुछ जरूरी सामान पैक कर रहे हैं और वहां से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि लिया मार्टिन के पास आती है और बताती है कि पैट्रिक कहीं नहीं मिल रहा है। ये सुनकर मार्टिन बताता है कि उसने पैट्रिक को यहाँ से जाने के लिए कहा है, क्योंकि उसने पिछले दिन सिमोन को मारने की कोशिश की है। तभी कोई बनकर के दरवाजे पर दस्तक देता है और मदद की गुहार लगाता है। तब मार्टिन बाहर जाता है और रास्मस को देखता है, जो बीट्राइस के शरीर को उठाए हुए है। तब मार्टिन सोचता है कि रास्मस भी इन्फेक्टेड है, जिससे वह उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन बीट्राइस की इस हालत को देखकर वह भावुक हो जाता है और रास्मस को बनकर के अंदर लेता है। बाद में सिमोन अपने भाई के पास जाती है और पूछती है कि आखिर यह कैसे हुआ है। तब रास्मस बताता है कि एक कुत्ता उनके पास आया और उसने बीट्राइस को चाट लिया था। तब सिमोन रास्मस से कहती है कि वह बीट्राइस को छोड़कर बाहर आ जाए, लेकिन रास्मस बीट्राइस के साथ रहने का फैसला करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक वॉकी टॉकी लेकर बाहर निकल पड़ता है। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां कुछ लोग एक क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखे गए हैं। अपोलो के चीफ स्टेन उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जो कैप्सूल लिया था उसमें एक ऐसा वायरस है जो किसी को भी तुरंत मार सकता है। तब क्वारंटाइन क्षेत्र से बाहर निकलते ही एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वायरस उसे मार देता है। अब रास्मस बनकर से बाहर निकलता है और अपने वॉकी टॉकी से अनजान लोगों से बात करने लगता है। रास्मस की आवाज सुनकर पैट्रिक, जो ये जानकर चौंक जाता है कि वह अभी भी जिंदा है, वह इन लोगों को बताता है कि उसने रास्मस को एक इन्फेक्टेड लड़की के साथ देखा है। तब ये सुनकर वे हैरान होते हैं और रास्मस की ओर बढ़ते हैं, ये सोचते हुए कि उन्होंने वायरस का एंटीडोट खोज लिया है। इस बीच सिमोन एक ड्रोन उड़ाती है और रास्मस और उन अनजान लोगों के लोकेशन का पता लगाती है। तब लिया और मार्टिन बीट्राइस के शरीर को दफनाने की तैयारी करते हैं। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो सिमोन भी वहां पहुंचती है और उन्हें बीट्राइस को दफनाने में मदद करती है। बाद में वे रास्मस को बचाने का फैसला करते हैं और एक अनजान आदमी पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, जो अकेला पहरा दे रहा है। जब पहरेदार एक अजीब आवाज सुनकर वहां पहुंचता है तो मार्टिन और उसकी टीम उसे पकड़ लेते हैं। तब मार्टिन उन लोगों के समूह के नेता थॉमस को फोन करता है और बताता है कि उनके एक मेंबर को उन्होंने पकड़ लिया है। वह फिर उनसे कहता है कि वे अगले दिन अपने अपने लोगों की अदला बदली करेंगे। तब अगले दिन सिमोन फिर से नेता को फोन करती है और उसे समय पर आने के लिए कहती है। हालांकि जब वह रास्मस से बात करती है तो वह उसकी बात नहीं मानता और लगातार कहता है कि वह मरना चाहता है। अब ये सुनकर सिमोन थॉमस से अकेले मिलने की बात करती है और वह सहमत हो जाता है। अगले दिन सिमोन जंगल में थॉमस से मिलती है और रास्मस के बारे में पूछती है। थॉमस बताता है कि रास्मस इम्यून है और वही वायरस से दुनिया को बचा सकता है। तब ये सुनकर सिमोन पूछती है कि वे रास्मस के साथ क्या करने वाले हैं और थॉमस जवाब देता है कि वे रास्मस में वायरस का इंजेक्शन लगाएंगे और उसकी प्रोग्रेस को बारीकी से जांचने वाले हैं। इसी समय मार्टिन पहले से पकड़े गए आदमी को लाता है और थॉमस से कहता है कि वह रास्मस को लाए। तब थॉमस मजबूर होकर रास्मस को लाने के लिए सहमत होता है और अपने आदमी के बदले उसे भेजने वाला है। पर जैसे ही रास्मस दूसरी ओर पहुंचता है और अपनी बहन सिमोन के साथ मिल जाता है, गुस्से में रास्मस लिया के हाथ से अपोलो का सिरिंज छीन लेता है और खुद को वायरस का इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन वे उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तब सभी सोचते हैं कि रास्मस मर चुका है, पर वह उठता है और चलने लगता है, ये साबित करते हुए कि वह इस वायरस से इम्यून है, जिसे देखने पर सभी राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद मार्टिन पैट्रिक के पास जाता है, जो एक घर में है। तब मार्टिन पैट्रिक को उसकी गलतियों के लिए माफ करता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं।
बाद में पूरी टीम और वे लोग सिर्फ एक को छोड़कर अपोलो हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं। पर जाने से पहले जो आदमी पीछे रह जाता है वह रासमस के माथे पर चूमता है, यह आशा करते हुए कि वह सबको बचा लेगा। कुछ ही समय बाद वे अपोलो हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं और रासमस और सिमोन को एक कमरे में ले जाया जाता है, जबकि बाकी लोगों को बंकर में इंतजार करने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर बाद सिमोन और रासमस अपने पिता फ्रेडरिक से मिलते हैं। तब सिमोन उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वह उनके लिए वापस क्यों नहीं आई, लेकिन इससे पहले कि फ्रेडरिक जवाब दे सके रासमस चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। तब ये देखकर फ्रेडरिक अपने डॉक्टरों को रासमस को ऑपरेटिंग रूम में ले जाने का आदेश देता है और सिमोन से बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद फ्रेडरिक सिमोन के पास आता है और उससे माफी मांगता है। इस बीच बंकर के अंदर लिया जीन की जैकेट पाती है और उसे बंकर के अंदर ढूंढती है। थोड़ी देर बाद वह उसे एक बाथरूम में नहाते हुए पाती है और उसे देखकर लिया बहुत खुश होती है और दोनों गले मिलते हैं। तब जल्द ही जीन बाकी टीम के साथ फिर से मिल जाता है और बंकर के बारे में बताता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी एक वर्कर बंकर में आती है और उन्हें कुछ कैप्सूल देती है, ये दावा करते हुए कि वे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हैं। हालांकि मार्टिन को इस पर संदेह होता है और वह उससे पहले एक कैप्सूल लेने के लिए कहता है। जब वह कैप्सूल खा लेती है तो मार्टिन और उसकी टीम भी ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडरिक सिमोन को मेडिकल रूम के बाहर रासमस को देखने के लिए ले जाता है। जब सिमोन अंदर जाने की कोशिश करती है तो फ्रेडरिक उसे रोकता है और बताता है कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। बाद में एक डॉक्टर रासमस के पास आती है और उसके स्वाब का सैंपल लेने की कोशिश करती है, पर जब रासमस सैंपल देने से मना करता है और अपने पिता से मिलने की जिद करता है तो डॉक्टर उसे मजबूर करने लगती है, जिससे रासमस नाराज हो जाता है और वह डॉक्टर के हाथ को काट लेता है। इस बीच सिमोन बनकर में मार्टिन से बात करती है, जो अभी भी जाग रहा है भले ही रात का समय हो। पर इस बार मार्टिन अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक वहां पहुंच जाता है, जिससे सिमोन को कॉल को जल्दी खत्म करना पड़ता है। तब फ्रेडरिक सिमोन को सुझाव देता है कि वह अपने भाई के साथ इस बिल्डिंग को छोड़ दें, क्योंकि इस वायरस का इलाज बहुत खतरनाक है और उसे लगता है कि रासमस इस प्रोसेस को सहन नहीं कर पाएगा। बाद में जब फ्रेडरिक मेडिकल रूम में अपने बेटे की जांच करने जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर जिसने रासमस को काटने के लिए मजबूर किया था वायरस के कारण मर चुकी है। तब फ्रेडरिक रासमस से स्वाब लेता है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे तुरंत जांचता है, पर इस समय अपोलो की पूरी फैसिलिटी बंद हो जाती है और लॉकडाउन शुरू हो गया है। तब मार्टिन और बाकी लोग बंकर के अंदर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तभी फ्रेडरिक को कंपनी के चीफ स्टेन से बात होती है, जो उसे बताता है कि उसे रासमस के लिए ऑपरेशन की तैयारी करनी है। अब जल्द फ्रेडरिक सिमोन से मिलता है और उसे बताता है कि रासमस खतरे में है। तब वह उसे जल्दी से वहां से जाने का सुझाव देता है। इसके बाद सिमोन मार्टिन को कॉल करती है और उन्हें लॉक किए गए बंकर के दरवाजे को खोलने के कुछ तरीके बताती है। अब पहले सिमोन रासमस को बचाने जाती है और फिर टीम बंकर के बाहर फिर से मिल जाती है और पार्किंग एरिया की ओर बढ़ती है। जब वे फैसिलिटी के लोगों की एक कार की ओर बढ़ रहे होते हैं तो फ्रेडरिक वहां पहुंचता है और धमकी देता है कि अगर वे रासमस को छोड़ते हैं तो वह भी उन्हें गोली मार देगा। तब ये सुनकर मार्टिन उसके बीच में आ जाता है, जिस कारण गुस्से में फ्रेडरिक मार्टिन पर गोली चलाता है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कर सके सिमोन उसके पास पहुंचती है और उसे धक्का देती है। इस बीच पैट्रिक एक गाड़ी लाता है और पूरी टीम वहां से भाग निकलती है। बाद में टीम एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचती है जहां वे थॉमस से मिलते हैं। थॉमस उन्हें बताता है कि उन्होंने जो कैप्सूल लिए हैं उनमें बहुत सारे नैनो कैप्सूल हैं और अब जैसे ही वे इस एरिया से बाहर निकलेंगे उनके शरीर के अंदर वायरस बढ़ने लगेगा, जिससे वे तड़प तड़प के मारे जा सकते हैं। ये जानकर कि सिमोन और रासमस ने गोलियां नहीं ली हैं, वे उन्हें वहां से फौरन निकलने के लिए कहते हैं। हालांकि सिमोन अपने दोस्तों को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है और उनके साथ रहने का फैसला लेती है। बाद में टीम दीवार से पीछे हट जाती है और उस क्षेत्र में ही रहने का फैसला करती है। सीरीज के अंत में स्टेन इन्वेस्टर्स के साथ एक बैठक कर रहा है। तब वह उन्हें बताता है कि उसके बनाए गए वायरस का हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।